है यहाँ पे। ओके, एवरीबडी जॉइन हियर, गुड। सो राइट नाउ अभी हम थोड़ा टेस्टिंग के बारे में देखेंगे कि सबसे पहले हम टेस्टिंग को जानेंगे कि टेस्टिंग क्या है, किस टेस्टिंग मतलब हम क्यों करना चाहते हैं और उसका पर्पस क्या है। उसके बाद उसके अंदर कुछ मेथड्स होती है, उसकी कुछ टेक्निक्स कौन से की कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे थ्रू आउट दिस लेक्चर यहाँ पे हम देखना चाहेंगे। ठीक है, ओके राइट नाउ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक देखते हैं वह यहाँ पे व्हाट इज द टेस्टिंग, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप सभी को पता है, सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी चीज़ें अब हमें सब पता है। अब हमें इसके बारे में कोई अभी डिस्कस नहीं करना है कि सॉफ्टवेयर क्या है क्या नहीं। ठीक है, अभी हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले टेस्टिंग का मतलब ये होता है टू वेरीफाई द सॉफ्टवेयर develop and work according to defined things। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे थिंग्स ये वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे इसकी डिटेल में थिंग्स का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर आ गए और टेस्ट करने चले गए। ओके, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, वो चीज़ें हमें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होती है। बीइंग सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है। ओके, क्योंकि अभी नॉर्मली कुछ कंपनी होती है जैसे एमएनसी होती है, तो वहाँ पे स्पेशलाइज पर्सन को रखा जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। लेकिन कोई लोकल कंपनी वहाँ पे जो डेवलपर ही क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्कोप बनता है कि अगर आप डेवलपमेंट के साथ अगर आपको टेस्टिंग का भी नॉलेज है, टेस्टिंग का भी स्किल है और टेस्टिंग रिलेटेड भी चीज़ें आपको पता है, तो इट विल बी द एडिशनल प्लस पॉइंट फॉर यू। ओके, फॉर योर बेटर करियर और यूर बेटर जॉब सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो टेस्टिंग जो होती है, यहाँ पे जो थिंग्स मैंने यहाँ पे बोला गया है थिंग्स। ओके, कि हमें क्या करना है कि वेरीफाई करना है कि सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है, ओके, तो वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये डिफाइन थिंग्स। तो हमने क्या थिंग डिफाइन की है। ओके, तो इसके थिंग के अंदर एक होता है, सबसे पहले होता है यहाँ पे वेरिफिकेशन, और यहाँ पे सेकंड होता है वैलिडेशन। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, एक होती है वेरिफिकेशन के ऊपर और एक होती है वैलिडेशन के ऊपर। ठीक है, अब वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वेरिफिकेशन इट इज़ a process to check software develop as per specification and design। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर जो है आपका वो डेवलप किया गया है, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होती है उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आपका डेवलप किया गया है, ओके, वो एक डिज़ाइन प्रोसेस को फॉलो कर उसने प्रॉपर फॉलो किया है। जो भी स्पेसिफिकेशन आपने बनाया था उसको फॉलो करके सॉफ्टवेयर बनाया गया है नहीं गया है, ये चेक करना, ये भी एक टेस्टिंग का पार्ट होता है, उसी को हम वेरिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ये एक इंजीनियर होता है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है मतलब यहाँ पे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आते हैं, इंजीनियरिंग टेक्निक्स आती है। तो जो भी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली नहीं बनता है कि आप आ गए और कोडिंग करने लग गए, इस तरीके से प्रोसेस नहीं होती है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन डिफाइन किया जाता है कि सेटअप सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है और वो चीज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे सेटअप एल्गोरिदम्स डिफाइन किए जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किए जाते हैं,
की स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है, डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट टेक इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये स्पेसिफिकेशन के अंदर आती है, ठीक है। तो जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है या बनाया जा रहा है वो जो डिफाइंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है नहीं जा रहा है, ये चेक करना ये भी एक टेस्टिंग का पार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड चीज़ है यहाँ पे वैलिडेशन। अब यहाँ पे वैलिडेशन का मतलब ये होता है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ है, ठीक है, सो यहाँ पे इट इज़ अ प्रोसेस टू चेक सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी as per client expectation और रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होता है इट इज़ अ प्रोसेस टू चेक सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी एज पर अ क्लाइंट एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट। अब नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं तो ये वैलिडेशन करते हैं। एक्चुअली वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि जो भी क्लाइंट है जिसको सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, ठीक है, तो वो क्लाइंट क्या करता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसकी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट देता है कि भाई उसको मुझे ये चाहिए, इस तरीके से सॉफ्टवेयर में काम करना चाहिए, ये बटन होने चाहिए। वो कोई टेक्निकल पर्सन नहीं होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है इस, ओके। तो सारी चीज़ें जो होती है हम उसको क्या चाहिए ये डिफाइन करते हैं, और वो डिफाइन करने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम पहले वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर जाते हैं जहाँ पर हम पूरा स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन प्रोसेस बनाते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो पहली स्टेप ये होती है कि सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन जो होता है वहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काम चल रहा है नहीं वो चेक किया जाता है। तो ये टोटली टेक्निकल काम होता है, ओके। और वैलिडेशन जो प्रोसेस आती है उसके बाद जब भी सॉफ्टवेयर बनता है तो फाइनल जो होता है जिसको हम एक टेस्टिंग बोला जाता है उसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके। तो ये जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है उसी को हम वैलिडेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहा जाता है इसको, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके। अब ये एक्सेप्टेड टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाई है क्लाइंट को देने के लिए, तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग ये वर्क हो रही है या नहीं हो रही है ये हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं फाइनल। अगर यहाँ पे सारी चीज़ें एक्यूरेट होती है, एक अच्छी तरीके से होती है, तो तभी ये सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ओके। तो वैलिडेशन के प्रोसेस के अंदर आपको यही चेक करना है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जो आपने बनाया है इट इज़ अ वर्क एज एक्सपेक्टेड टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ओके। तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है यही आपको चेक करना होता है। तो मैक्सिमम जो लोग काम करते हैं यहाँ पे ये इसी पे काम करते हैं वैलिडेशन के प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टिंग जो होती है, टेस्टिंग के दो तरीके की टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी होती है, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे टेस्टिंग मेथोडोलॉजी। सर हाँ यस, हॅलो हाँ सर, व्हेरिफिकेशन मध्ये फक्त डिझाईन चेक होते आणि व्हॅलिडेशन मध्ये फंक्शनॅलिटी ज्या ज्या आहेत आपण दिलेल्या त्या बरोबर आहेत की नाही ते चेक होतं फक्त. हाँ यस। वेरिफिकेशन में आपको जो भी आपने डिज़ाइन बनाया, मतलब आपने कौन सा एल्गोरिदम यूज़ डिफाइन किया था वही एल्गोरिदम यूज़ हो किया है या नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है कि आप डिज़ाइन करते हो लेकिन उस हिसाब से काम नहीं करते हो। पहली बात, अगर आप किस तरीके के डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ कर रहे हो, आपने किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, आपने कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ किया है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपका कौन सा है, आपने एमयूसी आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे या एमयूवीएम यूज़ कर रहे, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आती है वेरिफिकेशन के अंदर। तो जो आपने डिफाइन किया उसी के हिसाब से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये भी एक चेक करने की बात होती है। तो जो भी डेवलपर्स होते हैं, मान लो कि कोई टेक लीड होता है या फिर आर्किटेक्ट होता है, वो क्या करता है कि सारी चीज़ें ऊपर से भेज देता है, तो उसके अकॉर्डिंग डेवलपर काम कर रहे या नहीं कर रहे वो भी चीज़ है कि डेवलपर कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे, जो बताया गया है उस तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है कोड रूल। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि आपके एंगुलर एप्लीकेशन में आपको टाइप्स की भी यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत जगह पे ये नहीं यूज़ कर रहे हो आप, तो ये नहीं का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आप ये नहीं यूज़ कर रहे हो तो टाइप्स की कोई मतलब है ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पे अननेसेसरी CSS आप डाल रहे हो उसके अंदर, ओके, अननेसेसरी इनलाइन CSS डाल रहे हैं आप, रिपीटेड कोड हो रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप कोई भी कोड करो
एक कोड एक ही बार लिखना है और उसी कोड को यूज करना है, तो बार बार लिखना नहीं है, उसी को रीयूज करना है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल बोला जाता है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक ही फंक्शनलिटी करने के लिए वही कोड बार बार करते हैं हर जगह पर, तो ये गलत तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस को आपको फॉलो करना जरूरी होता है कि वेरीफाई करना होता है कि फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है वेरिफिकेशन के। तो हमें उतने डिटेल में नहीं जाना है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस और क्या है, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं है कि हम उतना डिटेल में जाए। हम यहाँ पे सिर्फ वैलिडेशन टेस्टिंग के बारे में देखना चाहते हैं कि हम वैलिडेशन टेस्टिंग किस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी टेस्टिंग करने की दो मेथोडोलॉजी यहाँ पे टेस्टिंग। ओके, तो टेस्टिंग दो मेथोडोलॉजी से किया जाता है। नंबर 1 मैनुअल टेस्टिंग कहा जाता है इसको, और नंबर बी सेकंड है यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, अब मैनुअल टेस्टिंग और यदि एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। ओके, तो मैनुअल टेस्टिंग जो होता है वहाँ पे आप खुद मैनुअली सारी चीज़ें देखते हो, आपका इंटेलिजेंस यूज करते हो, सॉफ्टवेयर मतलब क्लाइंट के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम कर रहा है नहीं, ये सारी चीज़ें आप मैन्युअली करते हो। वहाँ पे ऑटोमेशन कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर यहाँ पे आप क्या करते हो, चीज़ों को ऑटोमेट करते हो। मतलब आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके स्क्रिप्ट बना के उस स्क्रिप्ट को फायर करते हो। तो ऑटोमेट टेस्टिंग की ज़रूरत इसलिए होती है कि मान लो कि आपको चेक करना है कि आपकी वेबसाइट एट अ टाइम कितना लोड सह सकती है। तो आप एक साथ तो 1 लाख रिक्वेस्ट तो नहीं भेज सकते उसको, तो आप एक स्क्रिप्ट बनाते हो और वहाँ पे लोड टेस्टिंग परफॉर्म करते हो कि आप एट अ टाइम 1 लाख रिक्वेस्ट भेजते हो स्क्रिप्ट के जरिए। तब जाके आप चेक किया जाता है कि वेबसाइट आपकी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, आपका सॉफ्टवेयर कि इतना अगर लोड आता है उसकी स्केलेबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑटोमेशन के लिए अलग अलग टूल्स फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड किए, जैसे सेलेनियम यूज होता है जिसके अंदर ऑटोमेशन टेस्टिंग की जाती है। लेकिन वो वेरी करता है बेस्ड ऑन द किस टाइप के सॉफ्टवेयर को आप टेस्ट करना चाहते हो। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है तो अलग सब टूल फ्रेमवर्क होता है, वेब एप्लीकेशन के लिए अलग सा होता है, डेस्कटॉप के लिए अलग होता है, या फिर हाइब्रिड एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। तो वो चीज़ अलग है, वो आपको सीखना ज़रूरी है और वो सारी चीज़ आपको करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग के बारे में देखेंगे कि आपको मैनुअल टेस्टिंग किस तरीके से करना है, कौन से की कंसिडरेशन वहाँ पे रखना है। क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग करते हैं तो लोग उसको कैजुअली लेते हैं, लेकिन बात ऐसे नहीं है, कैजुअली बात नहीं है, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग के अंदर भी चीज़ें कंसिडर की जाती है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऑटोमेशन टेस्टिंग से हो नहीं हो सकती, वो मैनुअल टेस्टिंग से ही करनी पड़ती है। ओके, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग के अंदर हम पूरा ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज करते हैं और वहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यूज होती है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम मैनुअल टेस्टिंग देखते हैं। ओके, तो हियर अभी हम देखेंगे मैनुअल टेस्टिंग के बारे में। मैनुअल टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। तो अभी हम एक वेबसाइट जो है कि जैसे कि मान लो कि टेस्टिंग करते वक्त 2 तरीके की हमारी वेबसाइट होती है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन जो होता है, टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन। ओके, तो उसके अंदर भी 2 तरीके की एप्लीकेशन होती है। जैसे एक होता है वेबसाइट होती है, और यहाँ पे दूसरा होता है जिसको हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन, इसके अंदर भी बहुत फर्क होता है। वेबसाइट जो होती है यहाँ पे हम सिर्फ एक लिंक बनाते हैं और जिसके ऊपर हम कुछ वेब पेजेस बना के डिस्प्ले करते हैं, रेंडर करते हैं, और उस पेजेस पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और वो क्लाइंट को दिखती है। तो वहाँ पे कोई बड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता है। मतलब यहाँ पे डेटा के ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, जस्ट यहाँ पे हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं और यूज़र से कोई इनपुट नहीं लेते यहाँ पे, और यूज़र्स मीन डेटाबेस या फिर कोई डायनामिक ऑपरेशन इसके अंदर नहीं होता। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि सिर्फ द रिप्रेजेंटेशन। तो आप सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्या दिखाना है, एक वेब पेज के माध्यम से आप सारी चीज़ें दिखाते हो। ठीक है, इस तरीके की जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो उसको वेबसाइट कहा जाता है।
अब यहाँ पे वेब एप्लीकेशन जो होता है, तो वेब एप्लीकेशन मतलब ये एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें आती है कि आप डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर पाते हो, ठीक है। जो आपको डेटा है उसको इनपुट देते हो, डेटा का आउटपुट लेते हो, फिर उसके अंदर डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हो, ये सारी चीज़ें आप डेटा के ऊपर करते हो, डेटा को स्टोर करते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, ये वेब एप्लीकेशन के अंदर आप परफॉर्म करते हो। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो उसके मतलब अल्टीमेटली आप डेटा प्रोसेसिंग करते हो। क्लाइंट को जो प्रोसेसिंग चाहिए, क्लाइंट को जो भी ऑपरेशन चाहिए बेस्ड ऑन डेटा, तो आप यहाँ पे प्रोसेसिंग इसके अंदर की जाती है, तो इसी को हम वेब एप्लीकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये वेरी करता है कि आप वेबसाइट को टेस्ट करना चाहते हो या फिर वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कंसर्न है हमारा कंसर्न यहाँ पे है स्टैटिक वेबसाइट, क्योंकि अभी हम स्टैटिक वेबसाइट के बारे में देख रहे हैं कि आप अभी स्टैटिक वेबसाइट आपने बनाई है तो आपको उसको किस तरीके से टेस्ट करना है, ठीक है। तो हियर नंबर 1 और टेस्टिंग स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्टैटिक वेबसाइट को टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब स्टैटिक वेबसाइट को हम टेस्ट करेंगे यूजिंग मैनुअल टेस्टिंग। यूजिंग मैनुअल टेस्टिंग, okay. So here manual testing of a static website. Manual testing of a static website involve verifying that the site functions as expected checking for issue related to user experience, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ इश्यू आप चेक करते हो, जैसे कि इश्यू रिलेटेड टू यूजर एक्सपीरियंस, नंबर 2 कंटेंट डिस्प्ले, नंबर 3 परफॉर्मेंस, and नंबर 4 responsiveness, across devices, ओके। तो यहाँ पे जो भी हम स्टैटिक वेबसाइट जब चेक करते हैं तो हमें ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है इसके अंदर कि हियर कि हमारी जो वेबसाइट है, ओके जस्ट 1 सेकंड, ठीक है। तो जो भी हमारी स्टैटिक वेबसाइट होती है तो यहाँ पे सबसे पहला आता है इशू रिलेटेड टू द यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर एक्सपीरियंस के रिलेटेड इशू हमें फाइंड आउट करने होते हैं, मतलब कोई भी यूजर कितना कंफर्ट है हमारी वेबसाइट यूज करने के लिए, उसको यूज करने में कितनी डिफिकल्टी जाती है, हमारे वहाँ पे किस तरीके से ऑप्शंस हमने रखे हैं, कितना कॉम्प्लेक्सिटी बनाया है, हमारा यूआई बेहतर तरीके से है या नहीं, मतलब यूजर को एक अच्छा सा गुड एक्सपीरियंस आना चाहिए कि यार ये बहुत आसान है और इसको मैं बेहतर तरीके से यूज कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए मुझे इजीली मिल रहा है, मैं इसको मोबाइल पे भी यूज करूँ तो मेरे हाथ के ऊपर बटन्स इसके आ रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी तरीके से दिख रही है। तो ये यहाँ पे होता है कि यहाँ पे आपको इश्यू फाइंड आउट करने होते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस रिलेटेड कुछ इश्यू यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ओके। मतलब ये जो वेबसाइट जो है ये यूज़र को यूज़ करने के लिए कितना फिजिबल हो रहा है वेबसाइट,
तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड होता है कि कंटेंट डिस्प्ले, तो ये वेबसाइट के ऊपर कंटेंट किस तरीके से डिस्प्ले किए जा रहे हैं, क्या सच में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंटेंट कवर हो रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, या फिर कुछ कंटेंट मिस हो रहे हैं, या फिर वहाँ पे कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए कौन से कंट्रोल आपने यूज़ किए हैं, वो कंट्रोल एग्जैक्ट में सच में आपको कंट्रोल उस तरीके का आपको आउटपुट दे रहे हैं डिस्प्ले होने के लिए, या फिर कुछ डेटा कंटेंट बाहर चला जा रहा है, कुछ कंट्रोल के बाहर चला जा रहा है। जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है तो वहाँ पे आपने बहुत बड़ा स्पेस लेके रखा है। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट डिस्प्ले के अंदर आती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है परफॉर्मेंस चेक करना है। अब परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट जब लोड होती है तो कितना टाइम लेती है लोड करने में, कितना मतलब इमेजेस बहुत ज़्यादा है तो इमेजेस कैसे कॉम्प्रेस इमेज है या हैवी इमेजेस लोड हो रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का इश्यू मतलब ये होता है कि वो कितना टाइम ले रहा है वेबसाइट आपको सिंपली, जो कि आपने की नेविगेशन करते हो, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाते हो तो वहाँ पे आप कितने इजी तरीके से जा रहे हो वहाँ पे, या फिर जाते वक्त कोई दिक्कत आ रही है, या फिर बीच में ही आपको नॉट पेज नॉट फाउंड इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको चेक करना होता है। उसके बाद होता है रिस्पॉन्सिवनेस अक्रॉस द डिवाइसेस। आपका जो भी वेबसाइट है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये वेबसाइट अलग अलग डिवाइस पे दिखनी चाहिए, तो जो हमारे पास अलग अलग डिवाइस होते हैं तो वेब एप्लीकेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो भी डिवाइसेस होते हैं वो अपने तरीके से अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है उनका, वो डिवाइस का स्क्रीन साइज अलग होता है, उनका रेशियो अलग होता है, स्केल अलग होता है। तो हर एक डिवाइस के ऊपर वो वेबसाइट आपका अच्छी तरीके से दिखना चाहिए और वर्क होना चाहिए, ओके। तो ये सारी जो चीज़ें होती है उसी को हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। तो डिवाइस वेरी करते हैं बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज, पिक्सल, रिजोल्वेशंस, और कुछ कंपैटिबिलिटी इशू आता है उसके अंदर कि आपकी वेबसाइट किसी एक ब्राउज़र पे रन हो रही है, दूसरे ब्राउज़र पे नहीं रन हो रही है, कोई ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है, कोई ब्राउज़र नहीं सपोर्ट कर रहा है, या फिर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्राउज़र के लिए डिक्लेयर करते हो कि ये वेबसाइट इसी ब्राउज़र के ऊपर चलेगी। जैसे हम ऑनलाइन गवर्नमेंट के फॉर्म भरते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा जाता है कि ये आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको ओपन करो, ठीक है। तो इट्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कि रिक्वायरमेंट आपकी कैसी है, उसके हिसाब से वो चीज़ें वर्क हो रही है नहीं हो रही है, आपको चीज़ें चेक करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको टेस्टिंग करते वक्त कंसिडर करनी पड़ती है, ओके। सो गाइस, इसमें किसी कोई दिक्कत है, डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ पे? यस, नो सर। नो सर। ओके ओके। तो चलो अभी हम कुछ चीज़ें कुछ रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करेंगे कि टेस्टिंग करते वक्त कुछ रिक्वायरमेंट है वो हमें अंडरस्टैंड करके उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो हियर लिखेंगे अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे अंडरस्टैंड। Understand the requirement, okay. So now here before starting, make sure you understand वेबसाइट पर्पज, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये होता है कि आप कोई भी टेस्टिंग परफॉर्म करने से पहले आपको वो वेबसाइट का पर्पस क्या है ये अंडरस्टैंड होना जरूरी है, तब जाके आप उसके हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पर्पस ही पता नहीं है, वो रिक्वायरमेंट ही पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे डिफिकल्ट होती है। तो जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने जा रहे हैं उनको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पता होना ज़रूरी है कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम किस लिए, इसका मेन पर्पस क्या है। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हियर ओके, तो यहाँ पे वेबसाइट का पर्पस आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड द नंबर 1 पर्पस ऑफ द वेबसाइट।
उसके बाद है आपको उसका लेआउट पता होना ज़रूरी है, लेआउट एंड फंक्शनलिटी। ठीक है, तो जो भी वेबसाइट है उसका लेआउट और फंक्शनलिटी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो उसका किस तरीके से लेआउट आपने डिफाइन किया था, उसी लेआउट के हिसाब से वेबसाइट बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। उसकी फंक्शनलिटी मतलब वेबसाइट के अंदर किस तरीके की फंक्शनलिटी आपने रखी है, जैसे कोई एनिमेशन होता है, कोई कैरोसेल होता है, या फिर कई कई जगह पे कुछ ना कुछ एक्शन होती है, फंक्शनलिटी होती है। ओके, तो वो आप दिखाते हो, कहीं पे कुछ राउंड ऐसा घूमता है, कुछ ना कुछ तो वेबसाइट के ऊपर होता है एक्शन। तो ये आपको पता होना जरूरी है कि आपने जो डिफाइन किया था पहले उसी हिसाब से वेबसाइट के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद होता है ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें रिव्यू करनी ज़रूरी है, रिव्यू। ठीक है, तो हियर सबसे पहले है डिज़ाइन मॉकअप। अब सबसे पहले आपको रिव्यू करना है वेबसाइट को, किस तरीके से रिव्यू करना है, डिज़ाइन मॉकअप को आपको रिव्यू करना है। ठीक है, सो कंपेयर द वेबसाइट टू the original design अवेलेबल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिज़ाइन मॉकअप को रिव्यू करना है। ओके, तो क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले उसका एक डिज़ाइन बनता है। ठीक है, अब उसका एक डिज़ाइन बनता है मतलब उसका एक ग्राफिक्स बनता है, और उस ग्राफिक के हिसाब से वेबसाइट बनी या नहीं बनी है वो चेक किया जाता है। ठीक है, तो आपको पहले वो डिज़ाइन मॉकअप चेक करना है, कंपेयर करना है कि पहले जो डिज़ाइन ग्राफिक्स बना था उसके हिसाब से वेबसाइट बनी है या नहीं बनी है, ये आपको रिव्यू करना है। ठीक है, उसके बाद है नंबर सेकंड, कंटेंट रिक्वायरमेंट। अब आपको चेक करना है कंटेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी और उसके पास से कंटेंट वेबसाइट के ऊपर है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो इंश्योर ऑल टेक्स्ट images and links are correct। ठीक है, अब उसके बाद आपको चेक करना है कि वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट आपने लिखे हैं, ओके, जो कि एज पर रिक्वायरमेंट वो कंटेंट सही है या नहीं है। जैसे उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखा है आपने प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट है, उसके बाद उसके अंदर जो भी इमेजेस लिखा है, इमेजेस प्रॉपर तरीके से उसकी साइज विड्थ के हिसाब से, एंड कुछ लिंक्स है उसके ऊपर, लिंक जो आपने हाइपर लिंक्स जो होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्क हो रही है, और जिस लिंक को जो क्लिक करने के बाद जो डिस्प्ले होना है वही डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, आपको ये रिक्वायरमेंट क्या करना चाहिए, कंटेंट रिक्वायरमेंट वेरीफाई करना चाहिए यहाँ पे टेस्टिंग करते वक्त। ठीक है, नंबर थर्ड आता है यहाँ पे ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी। Identify which browsers the site needs to support। ठीक है,
अब उसके बाद आपको ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी चेक करना है कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो किस किस ब्राउज़र पे रन हो रही है, किस ब्राउज़र पे नहीं हो रही है। ओके, कौन सा ब्राउज़र उसको सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भी चीज़ आपको रिव्यू करनी है और इसका रिपोर्ट आपको देना है, जनरेट करना है। तो ये हो गया मैनुअल टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ आपको रिव्यू करनी हो। ओके, सो नाउ हियर आपको अभी हमें आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपको टेस्ट सिनेरियो क्रिएट करना है। ओके, क्रिएट द टेस्ट सिनेरियो। तो यहाँ पे नाउ नंबर सेकंड एक्टिविटी है क्रिएट द टेस्ट सिनेरियो। तो टेस्ट सिनेरियो क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फंक्शन, create a list of functions that you will manually perform on the website। ओके, तो आपको टेस्ट सिनेरियो क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस दैट यू विल मैन्युअली परफॉर्म ऑन द वेबसाइट। तो आपको कुछ फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, मतलब कुछ एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है टेस्टिंग करने के लिए वेबसाइट के ऊपर। तो कुछ एक्टिविटी आपको करनी है, तो वो एक्टिविटी इस तरीके से करनी है आपको। यहाँ पे द एक्टिविटी includes number 1 navigation through all pages। ठीक है, तो जितने भी पेजेस है उसके ऊपर नेविगेट करना है, आपको जाना है, चेक करना है और जितनी भी लिंक्स है प्रॉपर वैसे वर्क हो रही है नहीं हो रही है, सारी चीज़ें आपको करना है यहाँ पे, नेविगेट थ्रू ऑल पेजेस। ओके, तो नेविगेशन का मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाना है आपको, एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच होना है। तो चेक करना है जहाँ पर भी लिंक्स है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, आप कहाँ किधर भी जा सकते हो, कितने पेजेस है, तो सारे पेजेस को विजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर 10 पेजेस है और मान लो कि 10 में से ऐसे कुछ एक पेजेस है कि वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप जो भी कोड करो या कुछ भी करो, एटलीस्ट एक बार तो भी वो रन होना चाहिए। अगर एक ही बार नहीं रन होता तो वो डेड होता है। तो आपको सारी चीज़ें देखनी कि जितनी भी पेजेस है, कंपोनेंट्स है, सारे कंपोनेंट्स आपके कभी ना कभी एक बार तो भी लोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये आपको चेक करना है। तो इसलिए आपको नेविगेशन थ्रू ऑल पेजेस से जाना है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद है सेकंड एक्टिविटी आपको चेक करनी है यहाँ पे, क्लिकिंग ऑन अ लिंक्स एंड बटन। लिंक्स एंड बटन्स, ठीक है। तो आपको जितने भी लिंक्स है आपकी वेबसाइट के ऊपर उसको क्लिक करके देखना है, जो भी बटन्स है बटन को क्लिक करके देखना है, एज पर फंक्शनलिटी वर्क क्या हो रहा है क्या नहीं, ये एज पर रिक्वायरमेंट वर्क कर रहा है या नहीं करना है, ये भी एक्टिविटी आपको करनी है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद है चेकिंग फॉर्म एलिमेंट्स इफ एनी। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई फॉर्म है तो आपको फॉर्म की एलिमेंट चेक करना है, कंट्रोल चेक करना है, सच में वर्क हो रहे या नहीं हो रहे। जिसके अंदर मान लो कोई स्टेट, आपको लिस्ट ऑफ स्टेट है तो वो डिस्प्ले हो रहे या नहीं हो रहे। अगर आप किसी स्टेट को क्लिक करते हो तो उसके अंदर की डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले हो रहे या नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है जो अगर आपके वेबसाइट के अंदर फॉर्म एलिमेंट है तो। ओके, इफ एनी। ठीक है ना, उसके बाद है verifying content layout and appearance। ठीक है, तो जो भी कंटेंट है उसका लेआउट आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है कि कंटेंट
प्रॉपर तरीके से फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और वो दिखने में किस तरीके से दिख रहे हैं, तो ये भी एक्टिविटी आपको चेक करनी है, ये भी चीज़ें आपको चेक करना है। ठीक है, तो ना अभी यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत है, टेस्टिंग किस तरीके से करनी है आपको? यस गाइस, नो सर। समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छी तरीके से कि हम किस तरीके से काम करना यस है सर। मैनुअल टेस्टिंग करते वक्त? ओके, ठीक है। अब तीसरी बात है, आपको ये करना है नंबर 3, चेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, अब आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए कुछ एक्टिविटी आपको फॉलो करनी है यहाँ पे। हियर अ स्टैटिक वेबसाइट should display correctly on different screen size ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टैटिक वेबसाइट है हमारी यहाँ पे, तो ये वेबसाइट सारे क्रीज साइज पे बेहतर तरीके से डिस्प्ले होना ज़रूरी है, अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हियर आपको चेक करना है नंबर 1, मोबाइल डिवाइसेस। तो आपको वेबसाइट मोबाइल डिवाइस पे किस तरीके से दिख रही है, रिस्पॉन्सिव है, ये मोबाइल डिवाइस पे आपको देखना है। आपको यूज करना है यूजिंग डेवलपर टूल इन अ ब्राउज़र और एक्चुअल डिवाइस। ठीक है, तो आपका जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र के ऊपर डेवलपर टूल होता है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसको कि अलग अलग इसके ऊपर अलग अलग मतलब डिवाइस ब्राउज़र के अंदर होते हैं, वर्चुअल डिवाइस, उसके ऊपर आप चेक कर सकते हो कि इस डिवाइस पे किस तरीके से कंटेंट दिख रहे हैं। या फिर आप कोई एक्चुअल डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो जिसके ऊपर वेबसाइट को लोड करके कि मोबाइल डिवाइस पे वो सच में वर्क हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ आपको चेक करना है मोबाइल डिवाइस। उसके बाद आप टैबलेट पे भी चेक कर सकते हो, जो भी आपके पास टैबलेट्स है इसके ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। ओके, या फिर नंबर 3 है यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन विद डिफरेंट रिजोल्यूशन। ठीक है, तो आप डेस्कटॉप स्क्रीन को भी स्क्रीन के ऊपर भी चेक कर सकते हो। जैसे आपका डेस्कटॉप जो होता है वहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर उसको छोटा बड़ा करके किस तरीके से अलग अलग स्क्रीन रिजोल्यूशन पे आप उसको चेक कर सकते हो यहाँ पे वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिंग रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए कुछ टूल्स है, आपको कुछ टूल्स, ये भी टूल्स आपको अवेलेबल है। नंबर 1 है टूल जैसे कि ब्राउज़र डेवलपर टूल। ब्राउज़र डेवलपर टूल्स, emulate different devices and screen size। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप ब्राउज़र डेवलपर टूल्स होता है ब्राउज़र के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी वेबसाइट है आप डिफरेंट इसके
स्क्रीन साइज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ब्राउज़र डेवलपर टूल अमोल सर आपको बताएंगे किस तरीके से क्या है, उनको पता है सारी चीज़ें। ओके ना, उसके बाद है कुछ टूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर सेकंड है, यहाँ पे ऑनलाइन टूल है, यहाँ पे ऑनलाइन टूल लाइक ब्राउज़र स्टैक, browser stack to test across multiple device। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्राउज़र स्टैक नाम का जो टूल है, यहाँ पे ये टूल अभी ऑनलाइन यूज कर सकते हो। आपको मल्टीपल डिवाइस के ऊपर आपको वेबसाइट आपको डिस्प्ले करना है, मतलब चेक करना है रिस्पॉन्सिवनेस किस तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर ये हो गया। फिर आपको टेस्ट करना है यहाँ पे नंबर 4 क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग। ठीक है, अब आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वेबसाइट जब भी आप टेस्ट करते हो तो क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग भी करना आपको ज़रूरी होता है। कभी इंटरव्यू में आपको पूछा गया तो आपको ये पॉइंट्स और उनको बता देना ज़रूरी है कि मैनुअल टेस्टिंग करते हुए हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी और कैसी एक्टिविटी, हमें क्या क्या एक्टिविटी फॉलो करनी है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हियर टेस्ट द वेबसाइट on different browser to ensure compatibility। ओके, तो हमें ब्राउज़र की वेबसाइट को टेस्ट करना है कि ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी के लिए, मतलब हमारी वेबसाइट कौन सी ब्राउज़र पे वर्क होती है। तो हमें पहले ये टेस्ट करना है, इसको टेस्ट ऑन पॉपुलर ब्राउज़र। ठीक है, तो जो भी पॉपुलर ब्राउज़र है उसके ऊपर हमें इसको क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे नंबर 1 है, हमें टेस्ट करना है जैसे गूगल क्रोम है। यहाँ पे नंबर 2 है मोजिला फायरफॉक्स, नंबर 3 है सफारी, ये स्पेशली फॉर मैक ओएस के लिए है, iOS के लिए। ठीक है, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का ये पॉपुलर ब्राउज़र है, आपको इसके ऊपर टेस्ट करके देखना है। इसके ऊपर आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट ध्यान में रखना है, नोट एंश्योर द वेबसाइट looks and work the same across the all tested browser। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि जो भी वेबसाइट आप टेस्ट कर रहे हो वो सारे ब्राउज़र के ऊपर सेम तरीके से दिख रही है, वर्क हो रही है या नहीं कर रही है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, नाउ हियर ना यहाँ पे फिफ्थ आपको चेक करना है टेस्टिंग करते वक्त, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे टेस्ट फंक्शनलिटी ऑफ लिंक्स। फंक्शनलिटी
हाइपर लिंक्स। ठीक है, तो आपको जितने भी लिंक्स है आपकी वेबसाइट के ऊपर, लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वही लिंक्स आपको एक जगह से दूसरे रिसोर्स तक ले जाने के लिए, लोड करने के लिए बनाई गई होती है। ओके, तो आपको लिंक्स चेक करना है तो नंबर 1 यहाँ पे इस तरीके से है, चेक ऑल हाइपर लिंक्स। चेक ऑल हाइपर लिंक्स। ठीक है, तो आपको जो भी हाइपर लिंक्स है आपको वो आपको चेक करना है यहाँ पे। तो हियर एंश्योर all internal and external links point to the correct pages। ठीक है, तो आपको जो भी हाइपर लिंक्स है यहाँ पे, या आप हाइपर लिंक्स क्लिक करके देखना है, जो भी इंटरनल लिंक्स हो या फिर जो भी एक्सटर्नल लिंक्स है। ओके, और यहाँ पे आपको चेक करना है कि जिस रिसोर्स के लिए वो लिंक बनाई गई है वही रिसोर्स लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने लिंक बनाई और चले गई वो किसी वेबसाइट के ऊपर थर्ड पार्टी, जिसका कि कोई संबंध ही नहीं है आपके पास। ओके, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है ना, आपको चेक करना है यहाँ पे broken link। verify no 404 page not found। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप एक वैलिड यूआरएल देते हो और उसके ऊपर 40 पेज नॉट फाउंड का एरर आपको नहीं आना चाहिए, ये भी चेक करना है। ठीक है, गलत यूआरएल देते हो तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने वहाँ पे प्रोविजन किया होता है कि इसके ऊपर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपका यूआरएल वैलिड है, सब वैलिड है, फिर भी वहाँ पे 404 का एरर आ रहा है, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। तो ये भी आपको रिपोर्ट करना है एज अ प्रॉब्लम या फिर बग सी ना आपकी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, टेस्टिंग करते हुए। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको यूज़ करना है तो आप टूल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टूल यू कैन use a tool like did link checker। for link validation। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिड लिंक चेकर एक टूल है यहाँ पे। ओके, तो ये लिंक वैलिडेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आता है कंटेंट वेरिफिकेशन। आपको कंटेंट वेरिफिकेशन चेक करना है। ठीक है, अभी कंटेंट वेरिफिकेशन आपको चेक करना है तो उसमें सबसे पहले आपको चेक करना है ये टेक्स्ट। Okay, so verify that all content is spelled correctly and grammar is accurate। ठीक है, तो आपको टेस्ट चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें चेक करना है कि जो भी कंटेंट है उसकी स्पेलिंग वगैरह बरोबर है या नहीं है, या ग्रामेटिकली टेक्स्ट अच्छी तरीके से लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, ये भी आपको मैनुअल टेस्टिंग के अंदर चेक करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ यहाँ पे नंबर बी है इमेजेस। इंश्योर इमेज लोड करेक्टली
images load correctly and are not distorted or broken. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इमेजेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इमेजेस ये होती है कि हमारी वेबसाइट को बहुत ही लुक एंड फील प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इमेजेस कहीं पे ब्रोकन हो रही है, टूट रही है, फट रही है इमेज कहीं, या फिर कोई बाहर जा रही है डिवीजन के, तो इस तरीके की चीज़ें आपको चेक करनी है कि इस तरीके से कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रॉपर तरीके से इमेज बैठ रही है, उसका रेशियो स्केल किस तरीके से, या कहीं पैडिंग छूट रही है या नहीं छूट रही है, ये चीज़ आपको चेक करनी है और उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट देना है। ठीक है ना, उसके बाद है आपको चेक करना है सी फॉर्मेटिंग। ठीक है, सो हियर check that heading paragraph, list, other HTML, elements are styled consistently and according to design. ठीक है, तो आपको फॉर्मेटिंग चेक करनी पड़ती है, मतलब आपने जो भी हेडिंग इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं कि एक पेज पे अलग हेडिंग दिख रही है, दूसरे पेज पे अलग दिख रही है, पैराग्राफ जो है एक पेज पे अलग दिख रहा है, दूसरे पेज पे अलग दिख रहा है, लिस्ट अलग दिख रही है, कलर एक पेज पे अलग दिख रहा है, उसी सेम हेडिंग का कलर दूसरे पेज पे अलग दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको चेक करने की, सारी चीज़ें एक समान दिखनी चाहिए। ओके, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, लिस्ट यूज़ किया है आपने, इसकी जो स्टाइल है सारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सब एक यूनिफॉर्म दिखना चाहिए, चाहे कितने भी पेजेस हो या कुछ भी हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको टेस्ट करना ज़रूरी होता है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है, जो मेन आता है यहाँ पे, जिसको हम मेन माना जाता, मेन चीज़ माना जाता है यहाँ पे, नंबर 7, टेस्ट SEO एलिमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे verify that the website SEO friendly by check ओके। तो आपको एसईओ के ऊपर भी ध्यान देना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसी को एसईओ कहा जाता है। तो आपकी वेबसाइट का जो पेज है, जो भी सर्च इंजन जो भी होते हैं, जैसे गूगल है, बिंग है, तो आपकी वेबसाइट को, पेज को आइडेंटिफाई कर सके, उसको रीड कर सके, तो उसके लिए भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पेज के अंदर प्रॉपर तरीके से देनी पड़ती है। तो आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करना है कि आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है या नहीं है। तो नाउ नंबर 1 है यहाँ पे मेटा टैग। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है, इंश्योर द पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन
and meta tag are present and correctly defined. ठीक है, तो आपको चेक करना है यहाँ पे कि जो मेटा टैग होता है, जो कि आपके वेब पेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम मेटा टैग के थ्रू देते हैं, तो आपको मेटा टैग प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है, उसके ऊपर पेज का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है कि अच्छी तरीके से वहाँ पे है या नहीं है। ओके, ठीक है। उसके बाद है आपको चेक करना है नंबर 2, alt tag। Okay, so here every image should have a proper alt tag। ठीक है, तो जो भी इमेजेस है उसके अंदर प्रॉपर अल्टरनेट टैग होना चाहिए, ये आपको चेक करना है। ओके, तो ये भी चीज़ आपको टेस्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये इनफ हो गया आपको मैनुअल टेस्टिंग के लिए इतना, क्योंकि हमने बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए, तो आप इसको देख के ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो ये आप आपके रिज्यूम में इसको इंक्लूड कर सकते हो। मैनुअल टेस्टिंग के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो आपको इसी बारे में डिस्कस करना है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा 101%। ठीक है, तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है इसके। ठीक है, तो ओके।